जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम शिशु। जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा, हम लोग अपनी कक्षा कर रहे थे जहां हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री में। और साथ ही साथ हमारी साइंस की लूसेंट साइंस की कक्षा भी चल रही है, ठीक है, जहां हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करा है। वहीं दूसरी तरफ कल यानी कल संडे को द हिंदू का वीकली करंट अफेयर आएगा, जिसमें एक सप्ताह के सारे करंट अफेयर्स होंगे। उसके बाद अगले संडे से हम शुरू करने वाले विजन आईएएस के मंथली मैगजीन को, जहां हम आपको नोट्स भी, शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे विथ आंसर राइटिंग। ऑलराइट, तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे आपके लिए। तो आप बताइए कैसा लग रहा है कंटेंट, कोई इशू आ रहा है, लग रहा है समझ नहीं आ रहा है या कुछ ऐसा, तो आप मुझे कह सकते हैं कमेंट, आई विल रिजॉल्व दैट। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। हमने खेरा सत्याग्रह से देखना है। हाँ, हम लोग इसका कंटेंट मॉडर्न हिस्ट्री कक्षा पढ़ चुके हैं, जल्दी से आप जाके देख लीजिए, चैनल के ऊपर अपलोड होगा। ठीक है, खेरा सत्याग्रह कहता है, खेरा आंदोलन का मुख्य मांग क्या था? फसल बर्बाद हो जाने के कारण किसानों द्वारा लगान की माफ़ी, आर्थिक दशा सुधारने के लिए, नौकरियों को समाप्त करने के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा फसल बर्बाद होने के बाद भी जो लोग मांग रहे थे उसकी बात थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, है ना। चलिए देखते हैं। खेरा आंदोलन जो है 1918 ईस्वी में गुजरात के खेरा जिले में प्लेग फैलने और अकाल पड़ने के कारण किसानों द्वारा लगान चुकाने में असमर्थता के परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि 1918 में गुजरात में प्लेग फैल गया और किसान लगान नहीं चुका पा रहे थे। ठीक है, महात्मा गांधी जी को पता चला कि खेरा के किसान बहुत मुसीबत में हैं और फसल बर्बाद हो गए हैं, फिर भी सरकार उनसे माल गुजारी वसूल कर रही है। तो किसान मांग कर रहे थे कि माल गुजारी माफ़ कर दी जाए। जाहिर सी बात है भाई, फसल हुआ है तो कहाँ से देंगे। सरकार मान नहीं रही थी, बल्कि पूरा लगान वसूल करने पर उतारू हो गई। इसी मुद्दे पर गांधी जी ने खेरा के एक किसान के पक्ष में सत्याग्रह संगठित किया था। महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में गुजरात किसान सभा ने, ये पूछ सकता है किसने मदद किया था, गुजरात किसान सभा ने खेरा के कृषक आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। ठीक है, अपील और याचिकाओं का जवाब असर नहीं पड़ा तो गांधी जी ने किसानों को कहा कि लगान मत दो और सरकार के दमनकारी आदेश के खिलाफ जुझारू संघर्ष करो। खेरा के युवा वकील वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्की तथा अन्य अनेक युवाओं ने गांधी जी के साथ गांवों का दौरा शुरू कर दिया। ठीक है, किसानों से संघर्ष की अपील की। खेरा आंदोलन के दौरान ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को गांधी जी के अनुयायी बनने की प्रेरणा मिली। यानी वही खेरा मूवमेंट ही था जब सरदार पटेल जो है गांधी जी से मिले थे। ओके, उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आइए हम अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है अगला सवाल कि खेरा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने के क्या कारण थे? पहला, अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन भू राजस्व की उगाही की स्थिति मतलब मांग करी थी। दूसरा, प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। नहीं, ऐसा कोई नहीं था, तो केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गुजरात सभा ने किस आंदोलन सत्याग्रह में प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो वो खेरा में। ठीक है, ये 2010 में भी पूछा गया है और 1990 में। ठीक है, तो खेरा सत्याग्रह ऑप्शन बी। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन में गांधी जी के अनुयायी बनने की प्रेरणा मिली थी? वो खेरा में मिली थी, सॉरी खेरा ए नंबर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब अहमदाबाद से शुरू करते हैं। दोस्तों, ये किसी भी टेस्ट सीरीज से बेहतर है, आप कल्पना कर लीजिएगा इस बात की, है ना। और एकदम याद रखिएगा कि यहाँ से सवाल लड़ेंगे नहीं, तो मैं आके दिखाऊंगा ना जब, तब आपको अफसोस होगा आफ्टर द एग्जामिनेशन। चाहे कोई भी एग्जाम, चाहे आप CDS दे रहे हो, NDA दे रहे हो, PCS दे रहे हो, सब जगह। इवन इफ मैं UPSC में भी देखा था इस साल, मैं सिर्फ ये पढ़ के गया था, तो वहाँ भी अच्छे क्वेश्चन लड़े थे। सत्याग्रह दर्शन पर आधारित गांधी जी की निम्नलिखित संघर्षों में से किसमें औद्योगिक श्रमिक वर्ग शामिल था? औद्योगिक श्रमिक वर्ग मतलब समझते हैं ना, मतलब वो फैक्ट्री मजदूर, तो वो तो अहमदाबाद में थे ना। चंपारण किसान पला ही था, खेरा किसान में था, और बारदोली सत्याग्रह आगे देखेंगे। ठीक है, सत्याग्रह दर्शन पर आधारित गांधी जी के अहमदाबाद काटनी मिल हड़ताल संघर्ष वर्ष 1918 में औद्योगिक श्रमिक वर्ग शामिल था। अहमदाबाद मिल मालिक जो थे वो प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। ठीक है, तो जब विवाद था भाई, तो वो दे नहीं रहे थे। ठीक है, जिसे मिल मालिक समाप्त करना चाहते थे। गांधी जी ने श्रमिकों को हड़ताल पर जाने को कहा।
ठीक है, और घोषणा की उन्हें 35% जो है बोनस मिलना चाहिए। गांधी जी स्वयं भूख हड़ताल पर बैठ गए। यह गांधी जी की भारत में प्रथम भूख हड़ताल थी, याद रखिएगा। पहला सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ किया था? चंपारण में। पहला सार्वजनिक भाषण कहाँ पे दिया था? बनारस यूनिवर्सिटी BHU 1916 में, ठीक है, ये पूछा था। फिर मामला न्यायाधीश को सौंपा गया, ठीक है, जिसने श्रमिकों को 35% बोनस देने का फैसला सुना। ध्यान है कि चंपारण, खेरा और बारदोली सत्याग्रह में मुख्यतः कृषक वर्ग शामिल था, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। महात्मा गांधी ने वांछित उद्देश्य के प्राप्ति के लिए भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का पहला प्रयोग कब किया था? ये देखिए CAPF 2015 में पूछा है सवाल। तो ये पहला भूख हड़ताल उनका था ये अहमदाबाद में, ठीक है। आइए आगे देखते हैं अगला सवाल। क्या निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया? अहमदाबाद। चलिए देखते हैं अगला सवाल। गांधी जी अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था कहाँ से? मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था। अब देखिए तुर्की पर, अब देखिए ऐसा सवाल जो है थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। हालांकि पहला सत्याग्रह तो गांधी जी का चंपारण में था, लेकिन इसके ऑप्शंस थोड़े अलग है। देखिए तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध नहीं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के विरुद्ध नहीं, ठीक है, तो मजदूरों के खिलाफ ही होगा ना, मजदूरों के साथ है। रॉलेट एक्ट तो 1919 में आया, तो ये तो हो नहीं सकता। ऐसे ही गांधी जी अपना पहला सत्याग्रह जो 1906 के आसपास किए थे इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। सन 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? ठीक है, अब देखो कृषक वर्ग ने, औद्योगिक कर्मी ने, जनता ने, मजदूर ने, ठीक है। तो अब ये सवाल देखिए ये भी कन्फ्यूजन है, ठीक है। अब इसका आंसर जो है डायरेक्ट अहमदाबाद में खाली वर्ड नहीं पकड़ पाए आदमी, तो इसका आंसर क्लियर कट नहीं कह सकता। अहमदाबाद में कौन सा आंदोलन होगा? अहमदाबाद में मिल मजदूर, तो मिल मजदूर में तो मजदूर ही रहेगा ना भाग, ये था, ठीक है। एक वर्ड जो है आपको गलत करवा सकता था इसमें। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ था? तो अहमदाबाद सत्याग्रह आपको भी जस्ट मैंने बताया कि सूती मिल कामगारों के लिए। ये पूछ सकता है पागल PCS कि वो जो मिल था वो किस चीज़ का था? वो सूती कपड़े का था, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी की कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिक से संबंधित था? तो औद्योगिक श्रमिक से संबंधित उनका था अहमदाबाद संघर्ष, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। 93 निम्नलिखित में से 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल के बारे में कथनों पर विचार करना है। कहता है यह कार्य के घंटे के संबंध में कामगारों एवं यूरोपीय मिल मालिकों के बीच विवाद से संबंधित था। देखते हैं आगे। गांधी जी ने कामगारों को हड़ताल पर जाने की सलाह दी, ठीक है, सलाह तो दी थी गांधी ने, 2 नंबर तो सही है, तो इसमें 2 केवल सही है, ठीक है। ये CDS 2011 का सवाल है, ऑप्शन B इसका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आइए हिमाचल प्रदेश PCS में जो सवाल पूछा वो देखते हैं। गांधी जी की एक मुख्य लेफ्टिनेंट अनुयायी अनसुईया बेन जो थी किसकी बहन थी? ये जो थी अम्बालाल साराभाई की बहन थी। इसके सवाल पूछने के चांसेस नहीं, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा गौर से देखते हैं, ठीक है। आइए अच्छे से देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कहता है प्रसिद्ध उद्योगपति अम्बालाल साराभाई की बहन अनसुईया बेन जो है स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की प्रमुख सहयोगी थी। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में अनसुईया बेन ने गांधी जी का सहयोग किया, ठीक है। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। ये पूछ सकता है किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। इस एसोसिएशन को भारत के वस्त्र मिलों के मजदूरों से संबंधित समस्याओं को उठाया जा रहा था। यह अपने समय में सबसे बड़ी यूनियन थी। इसमें यह सिद्धांत प्रतिपादन किया गया था कि पूंजीपति मालिक नहीं बल्कि कारखानों का मालिक किसान है। ऐसा बात, हालांकि किसान सब नहीं, मजदूर होना चाहिए था, गलत दिखा। 1918 में अहमदाबाद के मजदूर आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा प्रथम बार भूख हड़ताल को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। ये बहुत बार पूछा गया सवाल एग्जाम में, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? वो महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी उपयोगी कौन था? वो बैंकर भी था, व्यापारी भी था, कांग्रेसी भी था। वो सहयोगी कौन था? तो ये जो था, जैसे जमनालाल जेडी बिरला, आयकर, ठीक है। तो हमारे ख्याल से इसका आंसर जो होना चाहिए वो सी, यानी कि एन जोशी होना चाहिए, ठीक है। नहीं सॉरी, हाँ नहीं, जमनालाल बजाज, ठीक है। इसका आंसर जमनालाल बजाज होना चाहिए। अब बाकायदा मैं सच बताऊँ तो मुझे भी इसका आंसर नहीं पता था कंफर्म। मैं सोच रहा था कि जमनालाल बजाज होगा, पर कंफर्म नहीं था मैं। जमनालाल बजाज जो है भारत के प्रसिद्ध कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी नेता तथा महात्मा गांधी के निकट के सहयोगी थे, ठीक है। प्रतिवर्ष रचनात्मक कार्य, ग्रामीण विकास एवं महिलाओं व बच्चों के कल्याण एवं उत्थान में उत्कृष्ट योगदान के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि घनश्याम दास बिरला भी भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, बिरला उद्योग समूह के प्रमुख और विभिन्न धार्मिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक व औद्योगिक संस्था के संस्थापक थे। सन 1957 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया। जून 1988 में इनका निधन हो गया। अब आइए रॉयल अटैक देखते हैं। देखिए ये सवाल आप कहिए कि सर आप ही को नहीं पता था, मुझे कैसे पता? इसका रीज़न ये है ना कि देखो अब इतना कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। अब मुझे जेडी बिरला भी अच्छे थे, जमनालाल बजाज भी, और ये एन जयकर जो है, एम आर जयकर, इसके बारे में थोड़ा सुनने पर कंफर्म नहीं, पर ये जेडी बिरला उसमें मैंने कन्फ्यूजन था, क्योंकि अब इतना कौन याद रखे, कौन करीब था, दो में से कोई एक भी हो सकता है ना। तो ये प्रॉब्लम थी मेरे साथ। आइए रॉयल एक्ट को देखते हैं। रॉयल एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, ठीक है। रॉयल एक्ट का लक्ष्य क्या था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना नहीं, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व करना नहीं, देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। आप गौर से देखें, ये और क्या राष्ट्रीय नेता के लिए आया था? नहीं, ये तो आया था आतंकवादी विरोधी कानून कह के आया था, है ना। चलिए आइए इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अथवा राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 10 दिसंबर 1917 को, ये डेट पूछ सकता है बीपीएससी, पागल है क्योंकि ये 10 दिसंबर 1917 को एक कमेटी गठित की। कमेटी ने 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है। और विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों को विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित कर दिया। 10 दिसंबर आप याद कर लीजिए भैया, अभी भी मैं कह रहा हूँ, एकदम याद कर लीजिए, क्योंकि पीसीएस एग्जाम का कोई भरोसा नहीं रहता, कुछ भी पूछ लेते हैं, ठीक है। और सिलेक्शन जो है ना, ये 2-4 नंबर से ही रह जाता है, ठीक है। द आर्टिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट को सामान्यतः रॉलेट एक्ट कहा जाता है। हाँ, अब ये भी पूछ सकता है इसका रॉलेट एक्ट का फुल फॉर्म क्या, पूरा नाम क्या है? द आर्टिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, याद रखिएगा, ठीक है। 18 मार्च 1919 को, ठीक है, रॉलेट एक्ट लागू हो गया। दो बात है, 10 दिसंबर 1917 को कमेटी बैठी और 18 मार्च 1919 को लागू हो गया। यह विधेयक में की गई व्यवस्था के अनुसार मजिस्ट्रेट के पास यह अधिकार था कि वह किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चला सकता है, साथ ही उस अनिश्चित काल तक जेल में भी भेज सकता है। इस एक्ट को बिना अपील, बिना दलील तथा बिना वकील का कानून भी कहा गया। इसे काला अधिनियम या आतंकवादी अपराधी अधिनियम भी कहा गया। रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का सुझाव दिया था। 4 अप्रैल 1919 को जामा मस्जिद के प्रवचन मंच में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। रॉलेट एक्ट पारित के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ये कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखना। लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय था, ठीक है। श्रद्धानंद ने मना किया था कि काथी मत दो, और जामा मस्जिद में हिंदू मुस्लिम एकता पे भाषण दिया था। हालांकि रॉलेट एक्ट के बाद जो है सैफुद्दीन किचलू के साथ भी देखा गया था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो उसमें भी हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय था, ठीक है। सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू के बारे में था। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद प्रवचन मंच पर हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था, उस व्यक्ति का नाम था स्वामी श्रद्धानंद, ठीक। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? देखिए, रॉलेट एक्ट पास जो हुआ था 1919 में था। कमेटी बैठी थी 1917 में, अभी मैंने बताया आपको। आइए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन क्या था, मतलब मकसद क्या था? यही राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों को रोक लगाना, यही मकसद था ना।
एनडीए 2011 में पूछा गया और ये झारखंड पीसी 2013 में पूछा गया। ठीक है, आप गौर से देखो क्वेश्चंस क्यों लड़ रहे हैं, इसीलिए मैं PYQ इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये जो 1919 में आया था इसे बोलचाल में रॉलेट एक्ट कहते हैं। ठीक है, 102 नंबर सवाल देखिए। अगला सवाल है, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? वही लक्ष्य था भैया कि मुकदमा चलाए हुए आदमी को अरेस्ट करो, और क्या। आइए अगला सवाल देखते हैं। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन किया था? श्रद्धानंद ने, स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। भारत का वाइसराय रॉलेट एक्ट पास करने के टाइम पे कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल जो है थोड़ा अच्छा है। अब मैं आपको आज ये जो कथन और कारण वाले सवाल होते हैं इसको सॉल्व करने के एक यूनिक टेक्निक बताऊंगा आपको। ठीक है, कहता है 1916 ईस्वी में मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था 1916 में। ठीक है, विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया था। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं। रॉलेट एक्ट तो ये तो डी तो सही है। अब ए नंबर जो कह रहा है कि 1916 में नहीं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1916 में नहीं दिया था, तो ए गलत है और आर सही है। ठीक है, ऑप्शन डी हो गया इसका। अब आइए ये देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित जितने भी सवाल पूछे गए अभी तक आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं जलियांवाला बाग से जो संबंधित सवाल पूछे गए। नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो इसका आंसर से रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, क्योंकि रॉलेट सत्याग्रह में ही उन्होंने मार दिया था। आइए देखिए आगे पढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह चलाने के लिए 24 फरवरी 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? गांधी ने। 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर के एक विशाल जुलूस निकाला गया था जिसका नेतृत्व डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू ने किया था। दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तार के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। पंजाब के सैन्य अधिकारी जनरल डायर ने बिना किसी पूर्व सूचना के निहत्थों पर गोली चलाई। ठीक है, सत्याग्रह सभा दो चीज पूछ जाएगा। 9 अप्रैल याद रखिएगा, 24 फरवरी को सत्याग्रह सभा। PCS पागल है, कुछ भी पूछता है डेट वेट, इसीलिए मुझे इतना ध्यान देना पड़ रहा। ठीक है, हालांकि कोई हंस राज नाम का व्यक्ति था, उसने सरकार के खिलाफ जाके दिया था, मतलब गवर्नमेंट का सपोर्ट कर दिया था ना, सरकारी गवाह बना था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मारे गए थे, 1200 लोग घायल हुए थे। रॉलेट अधिनियम जो है सेडिशन यानी राष्ट्रद्रोह कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। यह कमेटी के अध्यक्ष थे जस्टिस सिडनी रॉलेट। कह रहा है गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह में उन लोगों को भी शामिल कर लिया जिन्होंने होम रूल लीग शामिल कर लिया जिन्हें होम रूल लीग ने राजनीतिक रूप से जागरूक बनाया था। ठीक है, ये एक बड़ा सा फैक्ट है और अच्छा सा है जो बता रहा है आप। कह रहा रॉलेट एक्ट के सत्याग्रह में, जैसे उससे पहले होम रूल लीग जब आंदोलन चल रहा था तो उसमें जो भी लोग एक्टिव थे ना, जो एनी बेसेंट के टाइम पे चला था, उसको भी खींच लिया इधर आंदोलन में। जबकि साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन 1928 में किया गया था, ना कि रॉलेट सत्याग्रह के समय। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध महात्मा गांधी का सत्याग्रह के लिए आह्वान उनका अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व में सर्वप्रथम प्रयास था। अब आइए ये जो आपका फैक्ट है ना, ये एकदम जो पूछ दिया ना एग्जाम में, अच्छों की हालत खराब हो जाएगी। पहला सवाल ये है कि पूरे ऑल इंडिया लेवल पे गांधी ने कब कहा था कि आओ आंदोलन करो? वो समय था रॉलेट एक्ट। ठीक है, यानी गांधी ने निमंत्रण दिया था, उसका तो असहयोग आंदोलन में दिया था। हाँ, दूसरी बात, चंपारण को लेकर जो बात है, चंपारण आंदोलन में गांधी ने कहा नहीं था कि इंडिया लेवल पे फैला दो, लेकिन बातें फैली, पूरा भारत लेवल पे चल नहीं रहा था आंदोलन, पर इसमें हर जगह विद्रोह, जैसे बम्बई में विद्रोह हुआ, उधर अमृतसर की तरफ हो रहा था, बिहार में भी हो रहा था, उत्तर प्रदेश में हो रहा था, मध्य प्रदेश में, तो हर जगह कुछ ना कुछ हो ही रहे थे। इस एक्ट के विरोध में गांधी जी ने, हाँ आगे देखते हैं, इस एक्ट के विरोध में गांधी का सत्याग्रह के लिए आह्वान उनका अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व में सर्वप्रथम था। ठीक है,
कहता है इस एक्ट के विरोध में गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को ही देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। बम्बई में सत्याग्रह सभा का गठन किया गया और सत्याग्रह नामक गैर कानूनी पत्र का प्रकाशन आरंभ हो गया। वर्ष 1919 में पूर्व देशव्यापी आंदोलन सत्याग्रह शुरू करने के लिए वायसराय को चेतावनी देने के कारण यही था कि वह चाहते थे कि सरकार रॉलेट अधिनियम मतलब को डिसमिस कर दे। रॉलेट पर सत्याग्रह का प्रभाव देशव्यापी था। इसके साथ ही यह मुख्यतः शहरों व नगरीय क्षेत्र तक सीमित रहा। इसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता पर भी नियंत्रण लगा दिया गया था। कह रहा गांधी जी ने इस कानून को शैतान का करतूत कहा और निरंकुशवादी बताया। ये बात पूछ सकता है किसने कहा था, ठीक है। मैं तो सच बता रहा हूँ जी, मैं भी तो आपके साथ बहुत कुछ सीख जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। रॉलेट सत्याग्रह का प्रभाव देशव्यापी था और इसके साथ ही मुख्यतः शहरों और नगरीय क्षेत्र तक सीमित रहा। आइए देखते हैं। प्रभाव देशव्यापी था, इसके साथ ही यह मुख्यतः शहर और नगरीय क्षेत्र तक सीमित रहा। इसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता पर भी नियंत्रण लगा दिया गया था। गांधी जी ने इस कानून को शैतान का करतूत कहा और निरंकुशवादी बताया, क्योंकि इस कानून में लोग बिना मुकदमे चलाए जेल भी जाते। ये पूछे कहाँ तक इसका प्रभाव था, केवल शहर तक ही था, गांव तक नहीं फैल पाया था। चलिए आइए आगे देखते हैं। ये देखो कितने बार सवाल पूछे गए। क्या 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठा हुए थे, किसके गिरफ्तारी के विरोध में इकट्ठा हुए थे? तो ये ऑप्शन है, मैंने अभी आपको जस्ट बताया, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के बारे में? रॉलेट अधिनियम जो है सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित है, सही बात है, जिसके अध्यक्ष थे सर सिडनी रॉलेट। दूसरा, रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था, बिल्कुल किया था। होम रूल वाला जो मतलब एक मूवमेंट था ना, उसको इकट्ठा कर लिया था। तीसरा, साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट। साइमन कमीशन तो बाद में आया ना, वो तो 1927-28 के आसपास आया था। चलिए इसका आंसर हो गया बी, ठीक है। एक और दो, आइए आगे देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध महात्मा गांधी का सत्याग्रह के लिए आह्वान उनका अखिल भारतीय संघर्ष का नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था? एकदम लिख लीजिए, ये सवाल पूछा तो मतलब आप परेशान हो जाओगे। आंसर था रॉलेट एक्ट। अब ईपीएफओ का सवाल देखते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पीसीएस वाले जो सवाल रहते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है ना, वो बस एक ही सवाल को रिपीट करते रहते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के सवाल देखने को मिल रहा है। वर्ष 1919 में महात्मा गांधी द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह शुरू करने के लिए वायसराय को चेतावनी देने का क्या कारण था? ठीक है, वे चाहते थे कि सरकार रॉलेट अधिनियम को वापस ले ले, सही बात है, और क्या चाहेंगे। वो ब्रिटिश सरकार पर खिलाफत आंदोलन के लिए संवेदनशील होने का दबाव डाल रहे थे, नहीं, ठीक है। वे किसानों की दुर्दशा को कम करने के लिए जमींदार व्यवस्था, वे होम रूल्स को संभव बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाल रहे थे, नहीं, ये भी नहीं, ठीक है, ये ऑप्शन। आइए आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1919 में गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह का आरंभ अंग्रेजों द्वारा प्रेस पर सेंसर व्यवस्था लगाने की कार्रवाई के कारण किया, ठीक है। अगला, गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह का आरंभ अंग्रेजों को बिना मुकदमे चलाए निरोध की अनुज्ञा की नीति के कारण किया। तीसरा, रॉलेट अधिनियम बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी तक सीमित था। चौथा, रॉलेट अधिनियम के खिलाफ आंदोलन अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के साथ चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, ठीक है। खिलाफ हुए आंदोलन, तो ये तो सही है, 4 तो कन्फर्म सही है। और आइए इसका ऑप्शंस में क्या क्या देता है, मैं ये देखता हूँ। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1, 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए ऐसे इसको एलिमिनेशन 1 और 4 तो कन्फर्म है, देखिए यहाँ पे 1 और 4 यहाँ भी कर। अब 2 आइए 1, 4, 3 वाले ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम है, पर देख लेते हैं। कहता है रॉलेट अधिनियम केवल बम्बई तक ही सीमित था, बम्बई और प्रेसिडेंट नहीं, ऐसा था तो अमृतसर में कैसे हो गया आंदोलन भाई? तो ये तो इसलिए गलत हो गया, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना हुई? वो था रॉलेट एक्ट, ठीक है। आइए, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? ठीक है, तो वो था रॉलेट एक्ट का बनना। अगला,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न कर दिया था? तो वो कारण था इसने लोगों को बिना मुकदमे चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत कर दिया था और ताकत मजिस्ट्रेट के हाथ में दे दी। ठीक है। नरसंहार हुआ था कब? देखो ऐसे डेट पूछ देते हैं। 13 अप्रैल 1917, 13 अप्रैल 1919, है ना? ऐसे समझा रहा? यहाँ थोड़ा कम भी है। आइए पढ़ते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर किचलू और सत्यपाल मलिक को गिरफ्तारी के विरुद्ध 13 अप्रैल 1919 को एक शांतिपूर्ण सभा आयोजन अमृतसर में के जलियांवाला बाग में किया गया। सभा स्थल पर उपस्थित अंग्रेज जनरल डायर ने बिना किसी पूर्व सूचना के गोली चला दी। ठीक है। आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मारे गए हैं इस हत्याकांड को दीनबंधु CF एंडूज ने जानबूझकर की गई हत्या कहा है। ये पूछ भी सकता है किसी एग्जाम में कि किसने जानबूझ की गई हत्या कहा था। ठीक है। जलियांवाला बाग जो है किस शहर में? वो अमृतसर में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला सवाल कहता है जलियांवाला बाग के किस अंग्रेज अफसर ने गोली चलाई थी? तो उसका नाम था जनरल डायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनरल डायर के नाम किस घटना से जोड़े जाते हैं? जलियांवाला बाग से। अगला सवाल जो देखते हैं वो की तरह। आइए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल। देखिए 1 अप्रैल भी दिया हुआ है, 13 अप्रैल भी दिया हुआ है। 13 अप्रैल 1919। देखिए कितना 5 मई अप्रैल। देखिए इस टाइप के सवाल जो पूछ देंगे ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को। कह रहा है 19 इतिहास के संबंध में विचार करना। ठीक है। 1919 में क्या होता है? जलियांवाला बाग हुआ था, है ना? अगला सवाल है, आइए आगे देखते हैं सवाल। CAPF का क्वेश्चन देखते हैं। CAPF का क्वेश्चन भी अच्छा रहता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? जलियांवाला बाग में सेना ने निहत्थे भीड़ पर गोली चलाई, सही बात है। जनरल डायर ने कमान के अधीन था, सही बात है। गोली चलाने से पहले सेना ने लोगों को किसी तरह की चेतावनी नहीं दी थी, ये भी सही बात है। तीनों आंसर सही होगा इसका। आइए आगे देखते हैं। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, किस लिए की गई थी? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसकी जांच के लिए हंटर आयोग बना था। ठीक है। फिर अपना कांग्रेस ने भी अपना आयोग बनाया था, वो भी आगे देखेंगे। ठीक है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर आयोग की स्थापना की। इसमें 5 सदस्य अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। भारतीय कौन कौन थे इसका नाम याद रखिए। सुल्तान अहमद, जगत नारायण और चिमना लाल सीतलवार। हालांकि मैंने आपको ये क्लास में भी पढ़ाया जब मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री कक्षा ले रहा था। तो ठीक है। इस कमेटी ने जनरल डायर को दोषमुक्त कर दिया। इस हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी, जिसके सदस्य में मोतीलाल नेहरू एवं गांधी जी भी थे। ठीक है। कांग्रेस ने भी अपना बनाया था एक संगठन जांच के लिए। ठीक है। इस नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया। इस कमेटी द्वारा ब्रिटिश सरकार की कड़ी शब्दों में भर्त्सना की गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया। पंजाब में अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा में तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल डायर ने क्रांतिकारी उधम सिंह ने लंदन में उसके गोली मार के हत्या की थी। इस पर तो मूवी भी बनी है, काफ़ी अच्छी मूवी है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? हंटर कमीशन। ठीक है। अब एक चांस रखिए, ये पूछ सकता है कि भारतीय सदस्य कौन कौन थे हंटर कमीशन के। ठीक है। निम्नलिखित आयोग या समितियों में किसकी नियुक्ति जो है जलियांवाला बाग के लिए के जांच के लिए हुई थी? उसका नाम था हंटर कमीशन, यानी ऑप्शन बी। ठीक है। CDA 2010 का सवाल है। ठीक है। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का काम था मिस्टर गांधी का। अध्यक्षता की थी किसने? आइए आगे देखते हैं।
निम्नलिखित घटनाओं को किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या मतलब प्रिवेंट मर्डर, प्रिवेंटिव मर्डर मतलब होता है किसी को बचाने के लिए, मतलब अपनी रक्षा के लिए मार देने वाला काम कहा था। तो ये था कर्जन वाइली को गोली मारा गया, सॉरी जलियांवाला बाग नरसंहार। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओडायर को निम्नलिखित में से किसने मार डाला था? इसको मारे थे उधम सिंह। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उधम सिंह। आइए आगे सवाल देखते हैं। एनडी द्वारा सवाल कह रहा है, समय आ गया है कि अब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के ये देखिएगा ध्यान से, समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ से चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर के सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ, तो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए वह अधिरोगित झेलने के उत्तरदायी हैं जो मनुष्य के उपयुक्त नहीं है। ये बात कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अब मेरे पास तो भाई ये सवाल आता, पहली दफ़ा मैं देखता मैं छोड़ देता, मेरे से नहीं बनता भाई। यदि मैं बनाने की कोशिश ज़बरदस्ती करता तो गलत ही कर देता। ये मुझे गांधी भी लगता और नेहरू भी ये टैगोर भी लगता। ठीक है, हाँ दादा भाई नौरोजी कम चांस से, क्योंकि उनके बारे में उतना पढ़ा नहीं है तो ये मैं ये कह सकता, पर इन दोनों में तो मैं रिस्क उठाता है ना। लेकिन भाई मेरे सामने ये सवाल पहली दफ़ा आता, मैं छोड़ देता ना। अब आप बोलोगे कि सर आप ही को नहीं आता, अरे भाई किसी को नहीं आता, 100 में से 100 सवाल कोई नहीं बना सकता है ना, कोई भगवान थोड़ी है वहाँ पे। बट बावजूद आप, हाँ आपको ये फ़ायदा हो सकता है कि आप यदि करोगे मेरे साथ ये ऑब्जेक्टिव तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने मई 1919 में वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को लिखे अपने पत्र में कहा कि समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ से चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। ठीक है, हाँ, तो अपनी तथाकथित नगण्यता के वह अधिरोगित झेलने के उत्तरदायी हैं जो मनुष्य उपयुक्त नहीं है। उचित संदर्भ में अफसोस के साथ मुझे नाइटहुड की उपाधि से मुक्ति प्रदान करें। नाइटहुड सर या ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ब्रिटिश साम्राज्य के सर्वोच्च सम्मान में से एक था। नोबेल पुरस्कार 1913 में विजेता बंगाल लेखक कवि रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि से नवाजा था, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोधास्वरूप वापस दे दिया था। 1915 में प्रदान की गई थी। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय दी कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से सर शंकर नारायण ने भी इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, इसी हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध महात्मा गांधी द्वारा महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 1919 से पंजाब एवं में हुए अत्याचार के अपने विरोध के प्रतीक के रूप में नाइटहुड की उपाधि किसने लौटाई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटाई थी। नाइट की उपाधि का किसने त्यागा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने त्यागा था। ठीक है, कब त्यागा था? जलियांवाला बाग नरसंहार के विद्रोह में। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। सॉरी थोड़ा सा स्लो चलता है वीडियो, पर आप इसे स्पीड करके भी देख सकते हो, ये आपके हाथ में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में सर की उपाधि लौटाएगी? रविंद्रनाथ टैगोर के। आइए अगला सवाल देखते हैं। कहता है रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्यागने को उकसाया किसने? जलियांवाला बाग हत्याकांड ने। डी ऑप्शन हो गया इसके लिए। 133 नंबर पर रविंद्रनाथ ने नाइटहुड की उपाधि का त्याग दिया। ठीक है, वो असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, इसलिए नहीं त्यागा था ना। तो आर गलत है, केवल ए सही है, मतलब रीजन सही है, रीजन गलत है और स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन हो गया, ए सही और आर गलत। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को अंग्रेजी सरकार ने सर की उपाधि कब दी थी? 1915 में दी थी। ये सवाल मेरे पास तो पहली दफ़ा था तो मैं कल नहीं करता, मेरे को कब दी थी ये नहीं पता था, कब लौटाएं ये पता था, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छा लग रहा होगा सीरीज। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध
में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के पद से त्यागपत्र दे थे? ये थे सर शंकर नायर। इसके सवाल पूछने के चांस है सी नंबर वाले। क्यों? क्योंकि ये नाइटहुड वाला तो सबको जानता, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में, ठीक है। खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? ये मुसलमानों का ब्रिटिश विरोधी था, बिल्कुल सही बात है। मुस्लिम समाज का सुधार, समाज उमाज का सुधार तो करने का कोई मकसद था। पृथक निर्वाचन मंडल की मांग और खिलाफत का संरक्षण नहीं। ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा, खिलाफत का रक्षण। तो 1-4 केवल सही है। आइए आगे देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय मुसलमान ने ब्रिटिश सरकार को इस शर्त पर समर्थन दिया कि तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य, जिसके सुल्तान व इस्लाम के खलीफा मानते हैं, को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। परंतु युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने इस वादे को तोड़ते हुए सेवर्स की संधि 10 अगस्त 1920 को के अंतर्गत तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया। इसके विरुद्ध में भारतीय मुसलमानों ने अली बंधु यानी मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में क्या किया? खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया भाई कि चलो ठीक है, हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। गांधी जी भी खिलाफत के प्रश्न को हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर मानते हुए दिल्ली में शरीक हो गए। उन्होंने 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में आयोजित खिलाफत कमेटी के सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार विरोधी भावनाओं को जागृत करना तथा तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य तथा खिलाफत की रक्षा करना था। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था आपका खलीफा की प्रभुत्ता को स्थापित करने से लेके, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, क्यों किया था? मुख्यतः खलीफा को पुनः स्थापित करने के लिए, खलीफा को हटाने के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए और कांग्रेस को जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर अब देखिए मेरे सामने ये सवाल आता, अब कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाना ऐसा क्या मकसद होगा? 4 तो साफ साफ गलत है, तो ऑप्शन ए ही एक बन रहा है, ठीक है। अब मैं कन्फर्म आंसर देख लेता हूँ, ऑप्शन ए ही है, ठीक। आगे देखते हैं। कहता है कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन में समर्थन खलीफा के पुनः स्थापना के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए था। उल्लेखनीय है कि गांधी जी खिलाफत को हिंदू मुस्लिम एकता के अवसर के रूप में देखते हैं, ठीक है, तथा इसे असहयोग आंदोलन को शुरू करने के लिए एक मतलब अवसर ही था ना उनका, ठीक है। आगे से किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुस्लिम की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो पुनः 100 वर्ष में भी नहीं मिलने वाले थे? ये बात थे महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? ठीक है, तो वो क्या था? महात्मा गांधी ने, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को सहयोग दिया, तो क्यों दिया? इसलिए दिया कि हिंदू मुस्लिम उसे एकता समझते थे, ठीक है, इसलिए क्योंकि हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रश्न था, अब ब्रिटिश सरकार के विरोध करने का था, तो इसलिए सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। 1920 का खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन जो था उसका लीडरशिप जो था वो महात्मा गांधी के हाथ में था, ठीक है। नहीं सॉरी सी ऑप्शन, यानी कि अली बंधु जो थे वो कर रहे थे, है ना। महात्मा गांधी को अध्यक्ष चुना गया था पर वो लीड नहीं कर रहे थे। खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। इस आंदोलन में निम्न मांगे थी। पहले कि ऑटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थलों को तुर्की सुल्तान तथा खलीफा के नियंत्रण में बना रहे। फिर जजीरात उल अरब यानी अरब, सीरिया, इराक और फिलिस्तीन के इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे तथा खलीफा के पास इतने क्षेत्र हो कि इस्लामी विश्वास को सुरक्षित करने के योग्य बन सके। आंदोलन प्रारंभ करने के लिए एक कमेटी गठन की गई जिसमें मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां, हजरत मोहानी और डॉक्टर अंसारी आदि सम्मिलित थे। 23 नवंबर 1919 को होने वाली खिलाफत कमेटी की सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के हाथों में दी गई। सम्मेलन में खिलाफत आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। कहता है खिलाफत आंदोलन की भूमिका थी, किसकी भूमिका थी? ठीक है, मोहम्मद अली तो थे ही, ठीक है, शौकत अली भी थे और अबुल कलाम आज़ाद थे। लियाकत अली का कोई नाम नहीं था, ठीक है। देखिए अब ऐसे सवाल भी पूछ देते हैं वो, फिर ए ऑप्शन हो गया।
अगला, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और जिन्ना और शौकत अली नहीं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये भी नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिर्फ यही थे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था, नीचे दिए कूट का सही